नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्काई एकेडमी 360 में। तो कैसे हैं दोस्तों? आशा करता हूं अच्छे होंगे। प्रिपरेशन आप लोग की अच्छे से हो रही होगी। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने करंट अफेयर्स का कोर्स शुरू किया था, जिसमें हमने बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में डिस्कस किया, जो कि जीएस से भी रिलेटेड था, प्लस आपका साइंस से, साइंस टेक्नोलॉजी से, डिफेंस से, और बहुत सारे मतलब कि जो जनरल साइंस हो गया, अवेयरनेस हो गया। तो ये सब सारा टॉपिक्स हमने क्या किया था, डिस्कस किया था किसमें, करंट अफेयर्स में। तो फिर शुरू करते हैं उसी मतलब कि जो हमारा सीरीज है करंट अफेयर्स का, उसी को हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। करंट अफेयर्स का जो टॉपिक है, हम लोग रोज इस टॉपिक को लेकर आएंगे और एक बार में सारा चीज नहीं करेंगे। पॉइंट बाय पॉइंट आपको डिस्कशन करवाया जाएगा और टॉपिक बाय टॉपिक, जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है उससे हर एक उससे रिलेटेड जितने भी सारे इन्फॉर्मेशन होते हैं वो सारे इन्फॉर्मेशन आपको बताया जाएगा। क्योंकि क्या होता है कि अब वो समय नहीं रहा एग्जाम का जिसमें वन लाइनर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। पहले वाला समय नहीं रहा। वन लाइनर क्वेश्चन आपको जो पूछा जाता है, डायरेक्ट स्टेटमेंट दे दिया, आप तुरंत आप सॉल्व कर लेते या तुरंत आप टिक कर लेते, वो चीज़ नहीं है। अब क्या होता है कि क्वेश्चन को पार्ट बाय पार्ट तोड़कर स्टेटमेंट वाइज उसको पूछा जाता है। जो क्वेश्चन सेटर होते हैं वो उस तरह से उसको पूछते हैं। तो इसलिए आपको उस तरह से प्रिपेयर करना, उस तरह से तैयार रहना, हर एक बोल सकते हैं हर एक तरफ से, कि आप वन लाइनर भी सॉल्व कर सकते हैं अगर आ गया तो, और नहीं तो अगर स्टेटमेंट बेस्ड है। क्योंकि अभी का जो हम परीक्षा का अगर हम एनालाइज हमने किया है, तो हमने परीक्षा का जो पूरा एनालिसिस देखा, तो उसमें यही चीज़ है कि वन लाइनर को छोड़कर आप, क्योंकि भीड़ को छांटना है, तो वन लाइनर को छोड़कर आप स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, चाहे वो जीएस का टॉपिक हो, चाहे वो आपका करंट अफेयर्स का टॉपिक हो, कोई भी टॉपिक हो, उसमें आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अभी जानते हैं कि सबसे ज़्यादा जो एग्जाम जो अब होने वाला जनवरी में, चाहे बिहार एसआई का हो, बिहार एडीओ, बीपीएससी एडीओ का हो, चाहे देख सकते हैं आप बीपीएससी का कोई भी एग्जाम हो, वनडे एग्जाम हो, तो उस सारे एग्जाम्स में जीएस का पोर्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और करंट अफेयर्स का पोर्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर बिहार एसआई का देखें दोस्तों, तो वो पूरा जीएस ही है। अगर जीएस आपका पूरा कंट्रोल है, जीएस आपके पूरा अंदर में, मतलब कि आपने तैयारी अच्छे से किया, तभी जाकर एग्जाम में क्या आप मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ पाएगा। मैथ भी है लेकिन उतना ज़्यादा पोर्शन मैथ का नहीं है, वेटेज आपका क्या है, जीएस का। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स बिना समय गवाए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों, अभी न्यूज में हमारा क्या है, ब्रिक्स। न्यूज में हमारा क्या अभी ब्रिक्स है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर ब्रिक्स के बारे में, किसके बारे में बात करेंगे यहाँ पर हम, ब्रिक्स के बारे में। तो सभी लोग जानते हैं ब्रिक्स चर्चा में रहता है, क्योंकि हर एक साल मीटिंग आपका ब्रिक्स में होते रहता है। अभी आप बीपीएससी का अगर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, तो वहां पर ब्रिक्स के बारे में पूछा गया था। किसके बारे में पूछा गया था, ब्रिक्स के बारे में पूछा गया था कि जो 17 ब्रिक्स समिट हुआ वो कौन से देश में हुआ है, जो 16 ब्रिक्स समिट हुआ वो कौन से देश में। क्योंकि क्या हो रहा है कि हर एक साल ब्रिक्स समिट आपको होता है, तो इससे जुड़ी जितनी जानकारी है, चाहे इसका फाउंडेशन कब हुआ है, फॉर्मेशन कब हुआ है, कितने मेंबर्स है इसमें, कितने कंट्रीज है, क्योंकि एक इंटर गवर्नमेंटल टाइप ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कि सारे देश के जो गवर्नमेंट होते हैं, जो हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, या बोल सकते हैं जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं, वो वहां पर जाकर रिप्रेजेंट करते हैं और अपने अपने बातों को वहां पर रखते हैं। इसमें आपको इकोनॉमिक कोऑपरेशन दिखता है, पॉलिटिकल कोऑपरेशन दिखता है, मतलब सारे जो आज के समय में इन्वायरमेंटल जो प्रॉब्लम्स है उस पर चर्चा किया जाता है, चाहे वो क्लाइमेट चेंज को लेकर हो, चाहे फंडिंग इशू को लेकर हो। तो ये क्या है कि इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो जो सारे बहुत सारे देश इसमें क्या है आपको सम्मिलित है। तो हम देखेंगे कौन कौन से इसमें देश है, फाउंडेशन इसका कब हुआ, और उससे जुड़ी जितनी भी जानकारी है, जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, वो हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर देखें ब्रिक्स में, ये न्यूज में रहता है दोस्तों, हरदम न्यूज में रहता है, क्योंकि हर एक साल इस तरह का जो मीटिंग है वो हर एक साल कुछ कुछ ऐसा मीटिंग है दोस्तों, G20 हो गया, ब्रिक्स हो गया, ये सब समिट आपको याद रखना होता है। क्योंकि ये मीटिंग हर एक साल आपको कंडक्ट होता है, चाहे किसी भी जो देश मेजबानी करता है उसी देश में जो होस्ट कंट्री होता है वहीं पर यह मीटिंग आपको कंडक्ट करवाया जाता है। तो अगर हम ब्रिक्स की बात करें, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ध्यान क्या रखना है ब्रिक्स में, अगर हम देखेंगे यहाँ पर, तो सबसे पहले आपको ब्रिक्स में क्या ध्यान रखना है कि जो ये ब्रिक्स के जो कंट्री है, जो सबसे पहले ब्रिक्स आपको फॉर्मेशन हुआ था, इसमें कितने कंट्री है यहाँ पर, तो टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज की हम बात करें यहाँ पर, तो टोटल कंट्री आज के समय में कितने हैं यहाँ पर, तो इन्फॉर्मेशन आप लिख सकते हैं। टोटल कंट्रीज की अगर बात करेंगे यहाँ पर, तो सबसे पहला जो हमारा सबसे पहला पॉइंट ये हो जाता है किसके, टोटल कंट्रीज में। टोटल कंट्री में देखें तो नाम से ही क्लियर, जो आपको यहाँ पर जो दिया गया है, ये फुल फॉर्म आपको कंट्री के नाम से ही बनाया गया। तो इसका क्या है, बी से क्या होता है यहाँ पर, ब्राजील। बी से क्या हो गया आपका, ब्राजील हो गया। आर से आपका क्या हो गया, रसिया। आई से क्या हो गया आपका, इंडिया। सी से क्या हो गया, चाइना। और एस से क्या हो गया हमारा, साउथ अफ्रीका। तो ये सब सबसे पहले जो मतलब जब बना था ब्रिक्स का, जब फॉर्मेशन हुआ था,
तो ये मतलब सारे कंट्रीज थे उस समय जब इसका फॉर्मेशन होता। फॉर्मेशन कब हुआ था ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना, जो फॉर्मेशन हुआ था वो 2006 में हुआ था। 2006 में इसका फॉर्मेशन हुआ था, ये आप ध्यान रखेंगे। प्लस अगर इसको देखेंगे यहाँ पर तो ये सारा आप याद मत रख, ये नहीं रखना है कि इसका मतलब 2006 हुआ तो वहां से आप पूरा मीटिंग पूरा समिट याद रख रहे हैं। फर्स्ट समिट कब हुआ था, सेकंड समिट हुआ, तो फर्स्ट समिट अगर देखें तो वो मतलब मेनली रसिया में ही हुआ था। लेकिन जो हम बात करेंगे यहाँ पर समिट की, जो लेटेस्ट समिट है जो 2023 में हुआ या 2024 में हुआ, 2025 में हुआ है, 23 भी याद नहीं रहा, 2 साल अब बहुत ज्यादा है, 24-25 याद रखिए। और 26 में कौन सा देश आपको होस्ट करने वाली है ब्रिक्स का समिट, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें अगर देखेंगे यहाँ पर तो आज के समय में जो टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज है वो कितना है, यहाँ पर 11 कंट्री है। कितना है, 11 कंट्री है। जो कि मतलब वैसे हम देखेंगे तो एक सऊदी अरेबिया था, वो अभी तक मतलब मेंबर तो बनी, फिर बाद में जाकर वो साइड हो गई, मतलब मेंबर्स कंट्री से वहां से वो हट गई। लेकिन फिर भी आपको अगर देखेंगे ब्रिक्स का जो, अगर आप साइट पर जाइएगा तो वहां पर आपको टोटल 11 कंट्रीज देखने को मिलेगा। तो 11 कंट्रीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हमने कितना कंट्री का बात किया, 5 कंट्री के बारे में। अब देखिए कौन कौन सा कंट्री कब जुड़ा। ये 2006 का ही मेंबर है जो जुड़ा, साउथ अफ्रीका 2010 में लेटेस्ट में जुड़ा था। फिर भी आपको याद रखना है कि हाँ, जिससे आपको जो निमोनिक्स यहाँ पर दिया गया है, जो बोल सकते हैं फुल फॉर्म, इससे आपको ये चीज़ तो पता ही चल जाएगा। बाकी और कंट्री है वो आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक हमारा हो गया इजिप्ट, इजिप्ट हो गया। नेक्स्ट हमारा हो गया इथियोपिया, इथियोपिया हो गया जो कि अफ्रीकन कंट्री है। इजिप्ट भी आपको एक तरह से अफ्रीकन कंट्री है। इथियोपिया हो गया, इजिप्ट हो गया। सऊदी अरेबिया हो गया जो कि बाद में जाकर मतलब कि इस समिट से या बोल सकते हैं इस मेंबर ग्रुप से वो साइड हो गए, लेकिन फिर भी मानते हैं इसको हम। तो ये अभी भी दिया गया उसमें। तो सऊदी अरेबिया हो गया, इजिप्ट हो गया, प्लस अगर यहाँ पर देखें तो यूएई जो कि अरेबियन कंट्री है, यूनाइटेड अरब ऑफ एमिरेट्स सभी लोग जानते हैं, यूएई हो गया। और कौन सा कंट्री है, तो ये तीन, कितना हो गया, 5, 6, 7, 8, 9 कंट्री। 2 कंट्री और को आपको याद रखना, और एक हमारा हो गया ईरान। कौन हो गया, एक ईरान, एक ईरान हो गया। और एक कौन सा हो गया, नेक्स्ट सबसे लास्ट में कौन सा है, इंडोनेशिया, जो कि लेटेस्ट 2025 में इसने ज्वाइन किया। जो 2025 का जो समिट हुआ था, 2025 का जिसे हम कौन सा समिट कहते हैं, वो आपको जो समिट था दोस्तों, वो 17वां समिट था, 17 ब्रिक्स समिट था 2025 में, जो कि ब्राजील में, रायो डी जेनेरियो ब्राजील में हुआ था। वहां पर इंडोनेशिया ने ज्वाइन किया। तो ये 2025 में ज्वाइन किया, ये भी आपको लेटेस्ट डाटा याद रखना है। तो ये 11 मेंबर्स है, तो ये 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। और ये जो यहाँ से आप देख रहे हैं, चाहे वो इजिप्ट आपका हो गया, इथियोपिया, सऊदी अरेबिया, यूएई, ये सारा जो है ये सब आपको 2024 में ये आपको मेंबर बने थे। तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए क्या यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद रखना है। प्लस इसमें हम सबसे पहले टोटल कंट्री देख लिए, मतलब पॉइंट बाय पॉइंट जाएंगे, ज्यादा हड़बड़ी नहीं करना है, चीजों को समझना है। प्लस तब ये क्वेश्चन आपसे तभी जाकर क्वेश्चन सॉल्व, ये नहीं कि आपने ब्रिक्स पढ़ा, आप 2-4 पॉइंट रटा और निकल गए, वो नहीं दोस्तों, वैसे कुछ एग्जाम आपका निकलने वाला नहीं, एग्जाम का पैटर्न चेंज हो रहा है। तो सारे एग्जाम्स के लिए आप, क्योंकि ऐसा नहीं बिहार में आप एक ही एग्जाम का फॉर्म भरते हैं, मैंने स्टूडेंट्स को भी देखा, बहुत सारे स्टूडेंट्स, आप सरकारी नौकरी तो करना ही है, चाहे लेना ही है, तो सारे स्टूडेंट का, सारे मतलब कि एग्जाम का फॉर्म भर देते हैं। आप एलिजिबल है फॉर्म भर देते हैं, तो फॉर्म जो भरते हैं तो थोड़ा सा तो तैयारी आप उस चीज़ का कीजिए। आपने बीपीएससी भर दिया, बीपीएससी में डायरेक्ट जाकर बैठ गए, तो वहाँ पैसा भी बर्बाद हुआ, आपका एनर्जी भी बर्बाद हुआ। इससे अच्छा कि आप फॉर्म भर रहे हैं तो तैयारी तो थोड़ा सा कीजिए। मतलब मिला जुला कर बोल सकते हैं तो पैटर्न या क्वेश्चन का लेवल थोड़ा मोड़ा ऊपर नीचे होता है, बाकी सिलेबस या जो टॉपिक होता है वो सेम ही होता है। तो टॉपिक में कभी वन लाइनर पूछ दिया जा रहा है, कभी आपसे स्टेटमेंट पूछ दिया जा रहा है, तो सारे एग्जाम्स को मिला जुला कर करंट अफेयर्स को पढ़िए, तभी जाकर आपको क्या करेगा, वो मदद करेगा एग्जाम को निकालने में। चलिए, तो इसी में हम यहाँ सबसे पहले टोटल कंट्रीज देखें, इसके बाद कुछ और इसमें देखते हैं। ब्रिक्स का ही चर्चा चल रहा है, तो ये सेमी स्लाइड है, मतलब स्लाइड को आगे पीछे कर रहे हैं, तो ये चीज पर आप ध्यान देंगे। तो अगर हम बात करें यहाँ पर 16th ब्रिक्स समिट के बारे में, किसके बारे में, यहाँ पर जो हमारा 16th जो ब्रिक्स का जो समिट हुआ था, ब्रिक्स समिट, अभी भी ब्रिक्स ही नाम है, और इतना कंट्री जुड़ा था, सबका नाम हम नहीं दे सकते क्योंकि एक निमोनिक्स बना हुआ रहता है, तो उसको छेड़छाड़ नहीं किया जाता। तो 16 जो ब्रिक्स समिट हुआ हमारा अभी, ये 2024 में हुआ। कहाँ हुआ है, 2024 में हुआ। और कौन सा जगह हुआ है ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। 16 जो ब्रिक्स समिट हुआ था वो कजान रसिया में हुआ था। कहाँ पर हुआ था ये, कजान रसिया, जो रसिया में एक जगह है कजान, वहां पर ये चीज हुआ था। तो ये एग्जाम में पूछा गया था, स्टूडेंट कंफ्यूज कर गए थे, उनको 16 याद ही नहीं था ब्रिक्स समिट, वो कंफ्यूज हो गए थे 16, 17 में। फिर अगर 17 ब्रिक्स समिट की बात करें, यहाँ पर 17 ब्रिक्स
समिट की बात करें तो ये कब हुआ था, ये 2025 में हुआ था। और ये जो करवाया गया था ये कहाँ पर कराया गया था, कौन सा जगह पे हुआ था, रायो डी जेनेरियो। आप जानते हैं रायो डी जेनेरियो जो ब्राजील में है, रायो डी जेनेरो करके नाम है दोस्तों, इसको आप याद रखेंगे। ये कहाँ पर है, ब्राजील में। कहाँ पर है ये, ब्राजील में है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर पता हो जाना चाहिए। 17 जो जुलाई में हुआ था, 2025 में हुआ था, उतना डिटेल में जाए, जुलाई में 2025 में हुआ था। और इसमें आप और जानकारी क्या रख सकते हैं, 16, 17, 18th ब्रिक्स समिट, जो हमारा 18th का जो ब्रिक्स समिट हुआ था, 18th का जो ब्रिक्स समिट हुआ था, अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो ये 18th का जो ब्रिक्स समिट हुआ था ये 2026 में होने वाला है, ये फ्यूचर में होने वाला है, अगले साल होने वाला है, अगले साल कभी भी हो सकता है। तो ये किसके द्वारा मेजबानी किया जाएगा, किसके द्वारा यहाँ पर इस समिट को होस्ट किया जाएगा, तो ये किया जाएगा इंडिया। इंडिया में जानते हैं जो समिट होता है वो खासकर न्यू दिल्ली में ही होता है, जो हमारा कैपिटल है, तो इंडिया में किया जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना। तो ये तीनों समिट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, किसी भी तरह का एग्जाम में ये चीज़ आपसे पूछा जाता है, वन लाइनर के फॉर्म में या स्टेटमेंट भी दिया गया, क्योंकि बीपीएससी में देखे तो आपको G20 से 3-4 स्टेटमेंट दे दिया गया। तो हमने पहला स्टेटमेंट के लिए बात कर लिया, कितने नंबर ऑफ कंट्रीज हैं, कब फॉर्मेशन हुआ था। और बात करते हैं इसका हेडक्वार्टर, दोस्तों कोई फिक्स नहीं हेडक्वार्टर है ही नहीं, क्योंकि ये क्या है कि मतलब कि चलता फिरता बोल सकते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, हर एक साल मीटिंग होता है, इसका क्या हेडक्वार्टर रहेगा, जितने जितने गवर्नमेंट है जो कंट्रीज में शामिल है वो सब मिलते हैं, तो एक मीटिंग टाइप से है, तो इसका हेडक्वार्टर रहेगा। लोग इसी में कुछ तरह का मेमोरेंडम साइन करते हैं, किस तरह का नया कोई बोल सकते हैं पॉलिसी लेकर आते हैं, तो ये सारा चीज़ इसमें होता है यहाँ पर। फर्स्ट समिट जो हुआ था रसिया में हुआ था, 2009 में हुआ था, वो चीज़ आपको हमने बता दिया है पहले मतलब स्लाइड में। कौन कौन से मेंबर ने 2024 में ज्वाइन किया, कौन कौन से मेंबर ने 2025 में ज्वाइन किया, ये भी हमने यहाँ पर बात किया। अगर इसमें और देखें हम, इससे और जुड़ी जानकारी जो देखे, थीम के बारे में देख लेते हैं। थीम क्या था, जो इसका जो थीम था 2025 का, जो हम थीम की बात करें तो स्लाइड आपको मिल जाएगा दोस्तों, अगर आप जुड़े टेलीग्राम चैनल से स्काई एकेडमी 360 के नाम से, वहाँ पर आपको सारा स्लाइड मिल जाएगा। बाकी पॉइंट वाइज में है तो लिखे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, आपको याद करने में आसानी होगी, लॉन्ग टर्म मेमोरी में आपका ज़्यादा देर तक सेटल रहेगा, आपको याद चीज़ें अच्छे से रहेगी और प्लस प्रैक्टिस भी हो जाएगा। तो अगर बात करें यहाँ पर हम और थीम के बारे में, हमने थीम के बारे में पूछा, तो अगर थीम देखें यहाँ पर, तो थीम क्या होता है कि कोई एक तरह से बोल सकते हैं कि जैसे किसी तरह का कोई भी अगर सबमिट होता है तो उसका एक थीम होता है कि मतलब हम लोग का मोटो क्या है, हम लोग का एम क्या है, मतलब क्या हम लोग को आगे करना है। तो उसको पूरा तरीके से एक जैसे इकोनॉमिक सर्वे भी होता है या बोल सकते हैं इकोनॉमिक बजट भी है, तो उसका भी एक थीम आता है, उसी को थीम बोला जाता है। तो थीम में क्या है कि स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन फॉर ए मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल गवर्नमेंट। स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन क्या है, स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन, उसी में ब्रिक्स में भी है, स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन फॉर ए मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, फॉर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये इसका क्या है, थीम है, जो कि आपको सस्टेनेबल गवर्नेंस है, डेवलपमेंट नहीं है, सस्टेनेबल गवर्नेंस है, गवर्नेंस। ये चीज आपको यहाँ पर थीम के बारे में पता होना चाहिए, इसको याद रखेंगे। इसमें और देखें हम तो हम देखा था इंडोनेशिया ने ज्वाइन किया कब, 2025 में ज्वाइन किया। इसका अगर हम यहाँ पर देखें कि कितने टोटल जो वर्ल्ड के पॉपुलेशन है, कभी कभी यही पूछ दिया जाता है कि वर्ल्ड का टोटल कितना पॉपुलेशन को ये कवर करता है या बोल सकते हैं कितने रिप्रेजेंट करता है। तो इसमें इतने सारे कंट्री हैं और खासकर डेवलपिंग कंट्री जहाँ पॉपुलेशन जाए, जैसे चाइना में देख ले, अभी सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो पूरे वर्ल्ड में किसके पास है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कौन सा कंट्री, इंडिया में है, फिर नेक्स्ट नंबर पर चाइना आता है। तो इतने सारे कंट्री जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इससे हमें ये यहाँ पर कभी कभी पूछ दिया जाता है कि रिप्रेजेंटेशन कितना है, मतलब टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन का। तो अगर यहाँ पर हम इस चीज़ को देखें यहाँ पर, तो एक और यहाँ पर अगर हम जानकारी नोट्स पॉइंट में इसको आप लिख सकते हैं कि जो अगर देखें तो अकाउंट्स या ऐसे लिख दीजिए, रिप्रेजेंट्स ज़्यादा अच्छा रहेगा, रिप्रेजेंट्स कितना 49.5%। एग्जाम में ऐसे पूछ दिया गया था, कभी कभी स्टेटमेंट मोर देन 50%, तो नहीं दोस्तों 50% से थोड़ा कम है, 0.5 भी बहुत ज्यादा होता है, अगर वर्ल्ड का पॉपुलेशन देखिएगा तो 49.5% ऑफ
वर्ल्ड्स पॉपुलेशन, वर्ल्ड्स या ग्लोबल पॉपुलेशन बोलिए, वर्ल्ड्स पॉपुलेशन बोलिए, आपका मर्जी, ये चीज ध्यान रखेंगे। फिर अगर देखें तो जीडीपी में कितना सहयोग करता है, कितना रिप्रेजेंट करता है, तो 40% ऑफ ग्लोबल जीडीपी, कितना यहाँ पर 40% ऑफ ग्लोबल जीडीपी। तो ये भी चीज आप ध्यान रखेंगे, 40% ऑफ ग्लोबल जीडीपी और 26% ऑफ ग्लोबल ट्रेड, 26% ऑफ ग्लोबल ट्रेड। तो ये हमारा इसके बारे में, G20 के बारे में इतना ज़्यादा ये क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको जानना भी नहीं है, इतना काफ़ी होता है। इससे 3-4 आपको ऑब्जेक्टिव या बोल सकते हैं एक ऑब्जेक्टिव 3-4 स्टेटमेंट बना सकती है, इससे ज़्यादा स्टेटमेंट फॉर्मेशन नहीं हो सकता। ऑब्जेक्टिव तो सभी लोग जानते हैं कि इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल कोऑपरेशन करता है, उसको प्रमोट करना है, स्टेबिलिटी को प्रमोट करना है, काउंटर जो टेररिज्म है उसको खत्म, काउंटर टेररिज्म को काउंटर करना है, ग्लोबल साउथ जो कंट्री है उसको एकजुट करके लाना है, समझे ना, डेवलपमेंट के बेसिस पर उसको आगे बढ़ाना है। तो ये सब है कि मतलब विकास करना, लोगों का विकास करना, जितने भी एशियन कंट्रीज हैं। तो ये सब सारा चीज हमारा आ गया किसके अंदर, किसके अंदर आ गया दोस्तों, ये G20 नहीं, G20 के अंदर नहीं है, किसके अंदर है, ब्रिक्स के अंदर है। ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना। अगला हम बढ़ेंगे किसके बारे में, यहाँ पर देखेंगे न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में। तो ये जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है दोस्तों, ये भी ब्रिक्स का बोल सकते हैं एक ब्रांच है, क्योंकि ब्रिक्स जो क्या है, एक इंटर गवर्नमेंटल पूरे ऑर्गेनाइजेशंस है। तो क्या होता है कि उसके अंदर जो फंडिंग का जो पूरा इशू होता है, या फंडिंग को लेकर जो किसी आपको हेल्प करना है, किसी को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में, किसी कोई कंट्री बहुत ज़्यादा लिस्ट डेवलपिंग है उसको फाइनेंस करना है किसी चीज़ को लेकर, उसके सोशल डेवलपमेंट को लेकर, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट के लोग, वहाँ पे हेल्थ हॉस्पिटल या कोई चीज़ भी आपको बनाना है, तो उसके लिए फंडिंग का जो होता है उसके लिए एक अलग से ब्रिक्स का एक ब्रांच बना दिया, न्यू डेवलपमेंट बैंक इसको बोला जाता है। तो अगला क्या हमारा, न्यू डेवलपमेंट बैंक। अगला क्या है यहाँ पर हमारा, न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो ये जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है यहाँ पर, अगर हम इसके बारे में यहाँ पर देखें तो ये भी क्या एक ब्रिक्स का ही बोल सकते हैं, एक डॉटर या कंपनी या बोल सकते हैं ब्रिक्स का एक ब्रांच है। तो ये क्या हुआ कि 6th ब्रिक्स समिट जो ब्राजील में हुआ था 2014 में, वहां पर ये फाउंड किया गया था, फाउंडेड एट 6th ब्रिक्स समिट हेल्ड इन ब्राजील। तो ये इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर ध्यान रखेंगे, जो ब्राजील में 2014 में हुआ था, फाउंडेड 6th ब्रिक्स समिट ब्राजील इन 2014, यहाँ लिख दीजिए तो कंफ्यूज नहीं होगा। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। न्यू डेवलप इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों, क्योंकि बैंक है तो बैंक तो उठ के आपको इधर से उधर नहीं जा सकती है, क्योंकि अगर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन था तो चलिए वहाँ पर गवर्नमेंट का मिलन होता है तो हर एक साल उसका सबमिट होता है, लेकिन इसका हेडक्वार्टर है। हेडक्वार्टर इंपॉर्टेंट है इसके लिए। ये हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, HQ हेडक्वार्टर होता है इसका मतलब। तो हेडक्वार्टर इसका संघाई चाइना में है। कहाँ पर है, संघाई चाइना में। कहाँ पर है, संघाई चाइना में। ये सीधा ना मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है, सभी लोग जानते हैं, जिसको मतलब मोबिलाइज किया गया इंफ्रास्ट्रक्चर को फाइनेंस करने के लिए, और प्रोजेक्ट जो डेवलपिंग प्रोजेक्ट्स है, डेवलपिंग कंट्री में जो प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करने के लिए ये सब सारा चीज़ किया जाता है। तो वो उतना इन्फॉर्मेशन आपसे पूछा नहीं जाएगा, ये बोल सकते हैं कि क्योंकि ये बैंक है तो डेवलपमेंट के इशू के लिए किया जा रहा है, तो ये आप नाम से ही पता आपको यहाँ पर चल जाता है। तो ये आपको याद रखना ब्रिक्स से रिलेटेड जो चीज़ था। अगला हम देखेंगे दोस्तों, इसमें कुछ और जानकारी आपको याद रखना। बहुत सारे जानकारी हम लोग दोस्तों जो करंट अफेयर्स वो PDF के माध्यम से भी देखेंगे, क्योंकि सारा चीज़ यहाँ पर लिखाया नहीं जा सकता। जो पॉइंटेड फॉर्म में था वो हमने लिख दिया। जैसे इसी से रिलेटेड स्विफ्ट का भी चर्चा चल रहा, आप जानते हैं स्विफ्ट क्या होता है। जैसे कि क्या होता है कि जैसे हम UPI का पेमेंट की बात करते हैं, इंडिया में जैसे UPI पेमेंट है, तो वो क्या है, एक मतलब वो बैंक नहीं है UPI क्या है, एक इंटरमीडियरी है। जैसे आपको पैसा भेजना होता है तो वहाँ पर बहुत सारे बैंक उससे जुड़े होते हैं UPI से, और आप भी जुड़े होते हैं। तो आपको एक बैंक से पैसा दूसरे बैंक में भेजना है तो आप क्या करते हैं, UPI की मदद से भेजते हैं। उसी तरह से एक स्विफ्ट होता है, वो इंटरनेशनल एक UPI, उसको आप समझ सकते हैं। इस फॉर्म में आप समझिए उसको, एक इंटरनेशनल UPI के फॉर्म में आप उसे समझ लीजिए स्विफ्ट होता है। तो उसमें जैसे कि उसमें बहुत सारे हजारों लाखों बैंक उसमें क्या होते हैं, इनरोल किए
रहते हैं। जैसे आपने कोई विदेश में आप ट्रैवल करने गए हैं, कोई हेल्थ हेल्थ इशू को लेकर आप कहीं इलाज कराने गए हैं विदेश में, अमेरिका गए हैं या कोई भी कंट्री गए हैं, ऑस्ट्रेलिया गए हैं, जो इससे मतलब कि जुड़े हुआ है। और क्या होता है कि जैसे आप पढ़ने गए हैं, ऑस्ट्रेलिया पढ़ने गए या कनाडा, बहुत सारे स्टूडेंट जाते हैं पढ़ने के लिए, तो वहाँ पर जो आपको पैसा भेजना होता है तो वो स्विफ्ट की मदद से आप भेजते हैं। मतलब जो आप पैसा भेजते हैं वहाँ पर, तो स्विफ्ट की मदद से आपको किया जाता है कि हाँ इस कंट्री से ये पैसा आया। तो उसमें क्या होता है कि जो फाइनेंसिंग जो अलग मतलब कि गलत तरह से फाइनेंसिंग नहीं हो रहा है, या किसी तरह का टेररिज्म को काउंटर करने के लिए कोई मतलब कि टेररिज्म फाइनेंसिंग नहीं हो रहा है, तो इस तरह से चीज़ों को रोकने के लिए उस तरह का एक ऐप बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं एक जो हम क्या उसको बोल सकते हैं कि एक पूरा सिस्टम, एक फाइनेंशियल एक सिस्टम बनाया गया है स्विफ्ट। तो उस चीज से आपको याद रखना है। तो स्विफ्ट के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। अगला जो हमारा टॉपिक है दोस्तों स्विफ्ट है। तो स्विफ्ट गाड़ी मत समझ लीजिएगा, जो स्विफ्ट डिजायर आता है ये क्या हमारा स्विफ्ट है। सबसे पहले इसका जो फुल फॉर्म है वो आपको पता होना चाहिए। इसका फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, ये थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा। फुल फॉर्म इसका कुछ अलग तरीके से दिया जाता है, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। सोसाइटी पूछा जा सकता है, ये ध्यान रखिएगा। सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक। इंटर मीन्स क्या हो गया, मतलब बहुत सारे बैंकों के बीच में क्या होता है, ट्रांजेक्शन होता है। इंटर बैंक फाइनेंशियल क्या है, फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, फाइनेंशियल फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, जैसे आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। और इससे जो जुड़ी जानकारी है वो हम लोग एक पीडीएफ के माध्यम से देखेंगे। जो पीडीएफ मैंने यहाँ पर एक तैयार किया है, जो पीडीएफ मैंने देखा है यहाँ पर, उससे अच्छा उसमें एक्सप्लेन किया गया था, इसलिए मैंने उस पीडीएफ को यहाँ पर लिया। तो हम सब यहाँ देखते हैं कुछ पीडीएफ के बारे में। तो स्विफ्ट का एक पीडीएफ है, उसको हम ध्यान देंगे यहाँ पर, वहाँ से चीज़ें और क्लियर होगी। चलिए, तो यहाँ पर देख सकते हैं स्विफ्ट होता क्या। देखिए यहाँ पर पूरा दिया गया, आपको यहाँ पर समझने की जरूरत है, जो आप समझ सकते हैं इस चीज़ को। तो स्विफ्ट जो दोस्तों यहाँ पर होता है, थोड़ा सा पेन को यहाँ पर ऑन कर ले, डिजिटल पेन है। तो स्विफ्ट देखें तो यह क्या है, देखिए इसको क्या बोला जाता है यहाँ पर, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। जो हमने यहाँ पर बात किया, ये क्या एक ट्रस्टेड मैसेजिंग सिस्टम है फॉर बैंक्स एंड द अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अराउंड द वर्ल्ड। इट डजंट सेटल एनी मनी इटसेल्फ। मतलब एक बैंक नहीं है, एक इंस्टीट्यूशन है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को क्या करता है, एक मैसेजिंग सिस्टम जो जोड़ता है, जो इंस्टीट्यूशन को, बैंकिंग को, लोगों को एक साथ जोड़ता है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करने के लिए। तो मनी इटसेल्फ बट प्रोवाइड्स इंस्ट्रक्शन मैसेज फॉर जस्ट हाउ टू गिव एंड रिसीव स्पेसिफिक फंड। ये कंट्रोल किसके द्वारा किया था, सेंट्रल बैंक ऑफ द G10 कंट्री। जो G10 कंट्रीज है आप सभी लोग जानते हैं, जो डेवलप्ड कंट्री होते हैं G10 में के अंदर आते हैं। जैसे इसमें यूरोपियन सेंट्रल बैंक हो गया और बहुत सारा नेशनल बैंक ऑफ बेल्जियम हो गया। इसका जो मतलब फाउंडेशन, जो फॉर्मेशन हुआ था 1973 में, इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था बेल्जियम में। ग्रुप ऑफ 10 इज मेड ऑफ 11 इंडस्ट्रियल कंट्रीज, जैसे बेल्जियम, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, यूनाइटेड स्टेट्स, यूके, स्विट्जरलैंड, स्वीडन, नीदरलैंड्स, जापान, इटली। तो ये सब सारा जो कंट्री है G7 प्लस और जो 3 कंट्रीज है, इस सारे कंट्रीज ने मिलकर इसका क्या किया, एक गठन किया, फॉर्मेशन किया। विच कंसल्ट एंड कोऑपरेट इन इकोनॉमिक, मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल मैटर्स। पर ये क्या करता है, एक कंसल्टेशन भी होता है। फिर अगर देखें तो पहले एक, इससे पहले प्रायर टू स्विफ्ट से पहले एक टेलेक्स चलता था। तो टेलेक्स में क्या हुआ, कुछ तरह का फ्रॉड देखने को मिला, सही से मतलब कि फाइनेंसिंग, टेरर फाइनेंसिंग या बहुत तरह का फ्रॉड मिला, उसे इसको बंद कर दिया गया। उसका स्पीड भी कम था, सिक्योरिटी कंसर्न के कारण उसको बंद कर दिया गया। तो अभी देखें ईरान और जो नॉर्थ कोरिया है, ये जानते हैं इसको अभी जो ब्लैक लिस्ट में डाला भी गया है। मतलब एक तरह से जो डेवलप्ड कंट्री है वो सब, मतलब ये जो नॉर्थ कोरिया और जो ईरान है उसको एक टेररिस्ट कंट्री के रूप में घोषित किया गया। तो ये इसको स्विफ्ट ऑप्शन से इसको बाहर निकाल दिया न्यूज़ में, इसलिए दोस्तों कि अभी रसिया पर भी ये स्विफ्ट का जो ऑप्शन था, इसको रसिया को भी यहाँ पर हटाया गया, क्योंकि अभी रसिया यूक्रेन में युद्ध चल रहा है। तो रसिया बात नहीं मान रही, तो इसको यहाँ से हटाया गया है। अब स्विफ्ट काम कैसे करता है, ये भी चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो स्विफ्ट काम करता है, तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं कि फर्स्ट कैरेक्टर, टू कैरेक्टर क्या होता है, जो हम लोग यहाँ पर देख लिए हैं। तो रसिया में भी इसको बैन किया गया। तो रसिया बोलता है कि हम अपना कार्ड यूज करेंगे, हम अपना इस तरह से स्विफ्ट का मैसेजिंग ऐप टाइप से बनाएंगे, जैसे वीजा, मास्टर कार्ड, आप कुछ भी यूज करते हैं, फॉरेन आप जाते हैं तो वहाँ पर स्विफ्ट के मैसेज के थ्रू ही आप पैसा को भेज सकते हैं।
ये चीज़ हमको यहाँ पर ध्यान रखना है। इंडिया में क्या इम्पैक्ट होगा नहीं होगा वो चीज़ इंपॉर्टेंट आपके लिए उतना नहीं है। जैसे इंडिया में एक आईएफएससी कोड भी चलता है उसी से रिलेटेड, जैसे इसका फुल फॉर्म क्या होता है यहाँ पर, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। तो ये बैंकिंग को ट्रांजेक्शन को लेकर, जैसे आप नेफ्ट कर रहे हैं, आरटीजीएस कर, आईएमपीएस कर, 11 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है। इसमें अल्फाबेट भी होता है और प्लस नंबर भी होता है। इसमें रिजर्व बैंक इंडिया के द्वारा ये कंट्रोल पूरा किया जाता है, जो आईएफएससी कोड असाइन करती है बैंक को। तो आप जैसे कोई भी ट्रांसफर करते हैं मनी को, तो आपसे आईएफएससी कोड, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड आपसे मांगा जाता है। तो इसमें जितने भी यूनिक कोड होते हैं, कोई दो ब्रांच का आपको सेम कोड नहीं हो सकता, सब बैंक का अलग अलग डिफरेंट कोड होता है। तो जब मर्जर भी हो गया तो फिर भी आपको यहाँ पर आईएफएससी कोड को आप चेंज नहीं कर सकते हैं। तो कोड फॉर्म में देखिए, पहला जो 4 डिजिट होता है वो बैंक को रिप्रेजेंट करता है, फिर लास्ट का जो 6 डिजिट होता है वो बैंक के जो ब्रांच है उसको रिप्रेजेंट करता है, और पांचवा जो डिजिट होता है वो 0 होता है। तो ये पूरा 11 डिजिट है जो अल्फा न्यूमेरिक डिजिट होता है। उसी तरह से एमआईसीआर भी कोड होता है, रिकॉग्निशन, ये 9 डिजिट कोड होता है जो कि आइडेंटिफाई करता है पार्टिकुलर बैंक को, ब्रांच को। इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम में यूज किया जाता है इसको। तो ये चेक के आप देखेंगे, चेक पर ये फाउंड किया जाता है, जो बैंक के द्वारा यहाँ पर प्रिंट किया जाता है। इससे आपको पता चल जाता है कि ये सही है या गलत है, चेक को क्लियर करने के लिए किसी तरह का एरर नहीं आए। तो इस तरह का पूरा फॉर्मेट है जो कि मैग्नेटिक, मतलब पूरे इलेक्ट्रॉनिक तरीके से ये काम करता है। तो ये सब इंपॉर्टेंट है जो आपको यहाँ पर क्या करना है, ध्यान रखना है। चलिए, तो ये हमारा किसके बारे में था दोस्तों, यहाँ पर जो हमने जो देखा यहाँ पर स्विफ्ट के बारे में था। तो इससे ज़्यादा जानकारी आपके लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पर नहीं है स्विफ्ट के बारे में, क्योंकि ये न्यूज़ में था, इसलिए हमने यहाँ पर इसको यहाँ पर बात किया। अगला हम देखें दोस्तों, स्विफ्ट के बाद हमारा क्या आता है जो कि न्यूज़ में बहुत ज़्यादा चर्चा में है। एक है हमारा हायर एक्ट। क्या हमारा एक है हायर एक्ट। अब हायर एक्ट किसको कहते हैं ये हम लोग यहाँ पर समझेंगे। चलिए, तो अगला हम देखें यहाँ पर हायर एक्ट। तो जो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे दोस्तों हायर एक्ट के बारे में, अभी जानते हैं ट्रम्प बहुत ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेशन जो ट्रम्प का है, जो मतलब अमेरिका में काम कर रही है, तो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, कुछ ना कुछ मतलब वो थोड़ा थोड़ा करते ही रहता है। जो ट्रम्प वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन, जो ट्रम्प वहाँ का डोनाल्ड ट्रम्प जो प्रेसिडेंट है, तो अभी जानते हैं H1 वीज़ा पर भी बहुत ज़्यादा पाबंदी लगा दिया गया है। मतलब जो इंडियन स्टूडेंट जो वहाँ पढ़ने जाते हैं या काम करने जाते हैं उसको पर पाबंदी लगा दिया का मतलब नारा ही है कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। तो ये सब नारा भी चलता है। प्लस अगर देखेंगे तो बहुत ज़्यादा अभी हमारे देश को भी बहुत ज़्यादा नुकसान ही पहुंचा है। किस अगर ट्रेड रिलेशन देखें, ट्रेड को लेकर डायमंड फैक्ट्री को देखें, तो बहुत सारा जो एम्प्लॉयमेंट है वो एम्प्लॉयमेंट खत्म हुआ है, बहुत सारा जो नौकरियां खत्म हुई, क्योंकि जितने भी तमिलनाडु जो भी साउथ रीजन के जो भी वर्कर काम यहाँ से बिहार गुजरात जाते थे, या बोल सकते बिहार यूपी के, वो सारे वहाँ से रिटर्न हो रहे हैं। क्योंकि क्या हो रहा है कि जो फैक्ट्री में जो कपड़ा बन रहा है, क्योंकि अमेरिका में दोस्तों एक डेवलप कंट्री, वहाँ पर कोई भी मैन्युफैक्चरिंग का जो एक्टिविटी है, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, वो सारा सेटअप कहाँ होता है, जिसको आप स्वेट शॉप कहते हैं, वो चाइना में, इंडोनेशिया हो गया, जो जो वियतनाम हो गया, इंडिया हो गया, जहाँ पर सस्ता लेबर मिलता है, सस्ता लेबर मिल गया, इलेक्ट्रिसिटी मिल गया, सस्ता आपको ज़मीन मिल गया, पानी मिल गया। तो ये सब सारा चीज़ जरूरी होता है फैक्ट्री को सेटअप करने के लिए, इसलिए वो सब कंट्री यहाँ फैक्ट्री सेटअप करते हैं, यहाँ सस्ते में कपड़ा वपड़ा बन जाता है, और वहाँ पर ये जाकर कपड़ा फिर यहाँ से एक्सपोर्ट होता है। तो वो भी ये मतलब पूरा ड्यूटी लगाने, अभी देखते हैं आईफोन पर भी कहा 100% ड्यूटी लग जाएगा। इसीलिए अभी बोला गया कि हायर एक्ट में ये चीज़ बोला गया, इसका पहले फुल फॉर्म समझेंगे, इसको हम फिर बाद में समझेंगे। हॉल्टिंग इंटरनेशनल रीलोकेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्ट। हॉल्टिंग इंटरनेशनल, इसका एच से क्या है, हॉल्टिंग, हॉल्ट कर देना यहाँ पर, हॉल्टिंग इंटरनेशनल, जो अंतर्राष्ट्रीय है, इंटरनेशनल रीलोकेशन, रीलोकेशन एम्प्लॉयमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्ट, रीलोकेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्ट। इसका मतलब ही यही होता है कि मतलब कि जो आज के समय में इसमें यह बताया गया है कि जो जैसे अमेरिकन कंपनी, आप जानते हैं कि 75% इंडियन वर्कर्स ही जाके वहाँ पर काम करते हैं। इंडियन वर्कर्स या बोलते जो आईटीएंस होते हैं, या जो ब्रेन ड्रेन की अभी बात बहुत सारा न्यूज़ में भी चर्चा है कि मतलब पहले वेल्थ ड्रेन होता है, ब्रेन ड्रेन होता है, कि मतलब यहाँ क्योंकि यहाँ पर उतना अच्छा पैकेज नहीं मिल पाता है, उतना अच्छा मतलब कि वो सैलरी नहीं मिल पाता, वो पर्क्स नहीं मिल पाता है, उस तरह का सराउंडिंग नहीं मिल पाता है। जितने भी बड़े बड़े साइंटिस्ट होते हैं या आईटीएन सब होते हैं, आप देखते होंगे देश में नहीं रहते, अभी जितने बड़ा बड़ा कंपनियां हैं जिसके सीईओ देखेंगे इंडियंस ही है। भले वहां जाकर वो अमेरिकन का सिटीजनशिप ले लेते हैं, अलग बात है, ग्रीन कार्ड लेकर वो अमेरिकन सिटीजनशिप ले लेते हैं। लेकिन क्या अभी ट्रंप ने कहा है कि मतलब जो 25% क्या करेंगे, कोई भी अगर कंपनी है, जैसे कि अगर आप बात करते हैं इन्फोसिस, अगर इन्फोसिस अमेरिकन कंपनी है,
या बोलिए आप अमेजोन की बात करिए, तो जैसे अमेजोन बोलिए यूएस का कंपनी है, तो अगर अमेजोन क्या करती है कि एम्प्लॉयमेंट या देती है किसको, इंडियन किसी इंडियन सिटीजन को, कोई भी आईटीएन उसको अगर कहती है कि हाँ तो मेरे यहाँ काम करना है, इतना सैलरी पैकेज है, तो उस पर बोला गया कि 25% का टैक्स लगेगा। तो इससे क्या होगा, कंपनी को डिस्करेजमेंट मिलेगा, मतलब कंपनी क्या करेगी, डरेगी किसी बाहरी को मतलब क्या करने जॉब देने से। तो इसमें क्या होगा, हमारा एम्प्लॉयमेंट है जो मतलब एक सर्विस सेक्टर में हमारा एक अच्छा एम्प्लॉयमेंट होता है, अच्छा हमारा रेमिटेंसेज आता है बाहर से। इंडिया इंडिया बोल सकते हैं अभी सेकेंड नंबर पर रिमिटेंसेज में है, जो हम बाहर से जो पैसा हमारे देश में आता है, जो लोग कमाते हैं डॉलर में या किसी चीज़ में। तो इसमें क्या हो रहा है कि दिक्कतें आएगी एम्प्लॉयमेंट को लेकर, तो मतलब जो वर्कर क्लास है वो भी मतलब कि परेशानी झेल रहे हैं, वो भी मार झेल रहे हैं, और जो एजुकेटेड क्लास है वो भी मार झेलेंगे इसमें। तो वो क्योंकि सैलरी उनका बहुत अच्छा होता है, हमारे देश की कंपनी उतना सैलरी पे कर नहीं सकती है बाहर की कंपनी को सैलरी, क्योंकि डॉलर में पे होता है, तो आप जानते हैं डॉलर का रेट कितना ज़्यादा है। तो थोड़ा सा अगर कम भी मिलता है तो वो बहुत ज़्यादा मनी के रूप में, रुपी के रूप में कन्वर्ट होकर बहुत ज़्यादा पैसा होता है। तो इसलिए ये मतलब कि एक तो बोल सकते हैं कि अच्छा स्टेप नहीं है, इसलिए बहुत सारे देश के जो गवर्नमेंट है वो घबराए हुए कि कुछ भी डिसीजन खुद के मतलब कि सो के उठे, कोई भी डिसीजन ट्रम्प ले लेता है, सपना में जो चीज़ आया वो चीज़ बोल दिया दूसरा दिन आते हुए। तो सब इससे डरा हुआ, वहाँ के लोग भी परेशान है बहुत ज़्यादा, बोल सकते हैं कि प्रोटेस्ट हो रहा है, अब पूरे दिन रोज़ आंदोलन होता है वहाँ के लेकर। तो ये सब मतलब पूरा स्थिति वहाँ का भी खराब हो चुका है। तो ये सब चीज़ चल रहा है न्यूज़ में, इस चीज़ को आपको ध्यान रखेंगे, कभी कभी ये आपसे पूछ जा सकता है। तो इसका मतलब क्या है वो चीज़ आप यहाँ पर लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। तो इट सीक्स टू इम्पोज इट सीक्स टू इम्पोज 25%, कितना है यहाँ पर, इट सीक्स टू इम्पोज 25% टैक्स ऑन अमेरिकन फर्म्स, 25% टैक्स ऑन अमेरिकन कंपनीज, आप बोल दीजिए, फर्म्स मिस कंपनी जो होता है, अमेरिकन कंपनीज, अमेरिकन कंपनीज, इट सीक्स टू इम्पोज टैक्स ऑन 55% अमेरिकन कंपनीज आउटसोर्सिंग जॉब ओवरसीज। आउटसोर्सिंग, आउटसोर्सिंग का मतलब क्या हो गया, बाहर से आप एम्प्लॉयमेंट ले रहे हैं, आउटसोर्सिंग जॉब्स या एम्प्लॉयमेंट ओवरसीज। ओवरसीज में तो क्या हो गया, समुद्र पार करके जिसको आप, क्योंकि समुद्री इलाका में ये देश है, तो समुद्री पार करके जिसको आप जॉब दे रहे हैं, तो फिर आपको यहाँ पर 25% टैक्स देना पड़ेगा। जैसे अभी कैसे बोला गया कि अगर यहाँ पर आईफोन बनता है, आईफोन आप खरीद रहे हैं तो यहाँ पर आईफोन बनता है, तो अगर वो विदेश में या अमेरिका में आएगा तो उस पर भी 50% का, 30% का या कुछ इस तरह से टैक्स आपको लगेगा। तो इससे क्या हो रहा है कि मतलब ट्रम्प चाह रहा है कि वहाँ पर क्या हो कि मतलब मैन्युफैक्चरिंग सेटल हो। लेकिन दोस्तों जब एक लेवल देश डेवलप हो जाता है तो ये काम छोटा मोटा, ये मैन्युफैक्चरिंग का काम, ये कपड़ा बनाने का काम, बुनाई का काम, धुलाई का काम, ये सब नहीं कर सकता है, क्योंकि उसका एजुकेशन लेवल बहुत ऊपर हो जाता है। वो वहाँ पर मशीनरी काम होता है पूरी तरीके से। तो लोग मतलब कि पूरा सर्विस सेक्टर में ज़्यादा जुड़े हुए हैं। अब खेती बाड़ी करने के लिए बोल दीजिएगा तो वो थोड़ी होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना। पढ़े लिखे लोगों को बोलिएगा आप कुदाल चलाइए, मतलब कि हथौड़ा चलाइए, तो ये सब चीज़ थोड़ी होगा, तो उसको मतलब उस तरह का जॉब भी मिलना चाहिए। फिर भी ट्रम्प सरकार का यही चीज़ चल रहा है, तो अब देखिए क्या होता है आगे आगे। तो ये हमारा किसके बारे में था दोस्तों, हायर एक्ट के बारे में था। अगला देखेंगे जो आज के समय में अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, जो बिहार में बहुत अभी चल रहा है, किसके बारे में, एसआईआर के बारे में। एसआईआर सभी जानते हैं, जो बिहार में अभी मतलब कि जो इलेक्टोरल रोल का पूरी तरीके से फिर से क्या हुआ, एक बोल सकते हैं कि उसको इम्प्रूवमेंट किया गया, या बोल सकते हैं कि कुछ नाम को डिलीट किया गया, कुछ नाम को ऐड किया गया, जो मतलब कि डबल डबल आपको नाम था, कहीं पर आपको बोगस वोटिंग होता था, वो चीज़ ख़त्म करने के लिए एसआईआर का क्या बोल सकते हैं अभी बोल सकते लॉन्चिंग हुआ। जो एसआईआर बोल सकते क्या चीज़ है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। तो हम बात करेंगे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के बारे में। अगला देखेंगे यहाँ पर, इसके बारे में इतना ही जानकारी याद रखना, तो स्पेशल SIR, सर, ये नाम से ही देखिए सर है, तो स्पेशल बहुत ज़्यादा विवाद हो रहा है इसके लिए। अभी जो इलेक्शन कमीशन है उन्होंने बोला है कि जो स्पेशल इंटेंसिव जो रिवीजन है इलेक्टोरल रोल्स को लेकर या इलेक्टोरेट को लेकर या बोल सकते वोटर्स को लेकर, उसको पूरी तरीके से क्या करना, रिफर्विश करना, पूरी तरीके से उसको इम्प्रूव करके एक नया लिस्ट बनाना है। तो ये अभी बहुत सारे स्टेट में, अभी मतलब 10-20 स्टेट में अभी पूरा, क्योंकि बिहार में सबसे पहले इसने प्रशिक्षण, मतलब सबसे पहले ये जो शुरू हुआ बिहार में हुआ, परीक्षण सबसे पहले बिहार में हुआ, अब जाके और स्टेट्स में इसको किया जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे स्टेट में इलेक्शन भी है। फिर यूटीज़ में भी 2-3 यूटीज़ में भी चुना गया, और 10-15 स्टेट में भी इसको चुना गया इसको करने के लिए। तो इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। क्या नाम है इसका,
स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। इसको भी हम समझेंगे स्लाइड की मदद से, क्योंकि एक बड़ा टॉपिक है, इसको मतलब आपको समझना पड़ेगा, तो इसको भी स्लाइड की मदद से हम यहाँ पर समझते हैं क्या चीज़ है ये। तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पर दोस्तों स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की, देखिए इसमें बहुत सारा जानकारी है जो आपको पता होना चाहिए इसके बारे में यहाँ पर। तो चलिए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के सबसे पहले हम बात करेंगे। तो अभी बताया जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि मतलब कि जब से जो इलेक्शन कमीशन ने इस तरह का, ये ऑफलाइन होता है, मतलब कि घर घर जाकर जो इलेक्शन कमीशन के जो लोग होते हैं वो घर घर जाकर लिस्ट को देते हैं, मतलब फॉर्म को आपको फिलअप करना है, आपका नाम, रेसिडेंस, आपको प्रूफ भी देना है, सिटीजनशिप प्रूफ भी देना। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने बोला, बहुत सारा पिटीशन फाइल भी हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये चीज़ आप कर सकते हैं, इलेक्शन कमीशन को मतलब आज़ादी है, मतलब कि उसका ये बोल सकते हैं कि रूल्स में है कि वो ये चीज़ को कर सकता है, क्योंकि ये पहले भी हो चुका है। लेकिन फिर भी अपोजिशन पार्टी का रहता था कि ये मतलब कि आज के जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा कराया जा रहा है, लेकिन नहीं दोस्तों, ये पहले भी हो चुका है। इससे क्या हो रहा है कि जो बोगस वोटिंग होता था, डबल वोटिंग होता था, कहीं कहीं पर ऐसे वोटर थे जो दो दो तीन तीन जगह जाकर वोटिंग करते थे, तो उस सब का नाम यहाँ पर आपको काटा गया है। तो इलेक्शन कमीशन स्पेशल इंटेंसिव डिवीजन इलेक्टोरल लॉज बिहार में हुआ, जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि आपको क्या करना है यहाँ पर। पहले आधार कार्ड को अलाउ नहीं था, आधार कार्ड को भी यहाँ पर अलाउ करना है रेसिडेंस के प्रूफ के लिए। आधार कार्ड दोस्तों, एक चीज़ आप याद रखेंगे कि आधार कार्ड को यहाँ पर प्रूफ जो है वो इसका प्रूफ नहीं होता है आधार कार्ड। अगर हम बात करेंगे यहाँ पर आधार कार्ड जो प्रूफ होता है दोस्तों, वो किसका प्रूफ नहीं होता है यहाँ पर, इसका प्रूफ नहीं था। मतलब जो एसआईआर का जो पूरा मामला चल रहा था, तो उसमें आधार कार्ड को डाला गया, वोटर आईडी को, राशन कार्ड को डाल, जो वैलिड डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, वोटर किसको, इनुमरेशन कोड का। लेकिन एससी ने रिजेक्ट किया आर्गूमेंट, जो पेटिशनर के द्वारा इलेक्शन कमीशन को ये अथॉरिटी है, डिवीजन ये कर सकती है। इलेक्टोरल रोल्स के बारे में देखें तो इलेक्टोरल रोल क्या होता है, जिसे हम वोटर लिस्ट भी कहते हैं या इलेक्टोरल रजिस्टर भी कहते हैं। इसमें ऑफिशियल लिस्ट होता है, जो जितने भी एलिजिबल वोटर्स होते हैं, रजिस्टर्ड वोटर होते हैं, उसको स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूएंसी में उसका इसमें नाम होता है। जैसे आप वोट देते होंगे तो आपका पहले आ जाता होगा इलेक्टोरल रोल का लिस्ट आ जाता होगा, हाँ आपको वोट गिराना है, एक पर्ची भी आता होगा घर पर आपको, या नहीं आता तो आप जहाँ पर बूथ है वहाँ पर आपको मिल जाता है वो चीज़। इट इज़ यूज टू वेरीफाई वोटर आइडेंटिटीज, और फेयर और ट्रांसपेरेंट मैनर में जो आप इलेक्शन कर सकते हैं, आप मतलब वोट दे सकते हैं, उसको लेकर ये चीज़ आपको बनाया जाता है। कौन चीज़, एसआईआर। इलेक्टोरल रोल्स प्रिपेयर्ड बाय द इलेक्शन कमीशन अंडर द रिप्रेजेंटेशन, ये नियम के द्वारा बनाया जाता है। इलेक्टोरल रोल जो बनाया जाता है दोस्तों, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट 1950 के तहत ये चीज़ आपको बनाया जाता है। तो ये जानकारी आपको क्या करना है यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर अगला इसमें देखें तो ये नॉन सिटीजन्स को यहाँ पर एक्सक्लूड करता है। नॉन सिटीजन को क्या करता है यहाँ पर, एक्सक्लूड करता है सेक्शन 16 के तहत, जो कि 18 और उससे ऊपर रहते हैं, ऑर्डिनरी रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी, उसको क्या करता है सेक्शन 19 के अंदर इंक्लूड करता है। ये क्या है दोस्तों, ये एसआईआर क्या है, फोकस टाइम बाउंड हाउस टू हाउस वोटर वेरिफिकेशन होता है, प्रोसेस कंडक्टेड बाय बूथ लेवल जो ऑफिसर होते हैं बीएलओ, उनके द्वारा ये करवाया जाता है, जो कि अपडेट करते करेक्ट करते हैं किसको, इलेक्टोरल रोल्स को, जो कि मेजर इलेक्शंस के पहले करता है। जब जैसे विधानसभा का इलेक्शन हो रहा है उससे पहले ये चीज करवाया जा रहा है। इसमें देखिए ये क्या इंश्योर करता है, वोटर लिस्ट इज एक्यूरेट, इंक्लूसिव एंड फ्री फ्रॉम डिस्क्रिपेंसीज बाय अलाउइंग न्यू रजिस्ट्रेशन, डिलीशंस एंड मॉडिफिकेशन, ये सारा चीज करवाया जाता है। सेक्शन 21 जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1950 के तहत क्या बोलता था, इलेक्शन कमीशन को एम्पावर किया गया है कि वो प्रिपेयर और रिवाइज कर सकते हैं इलेक्टोरल लॉज को, इंक्लूडिंग कंडक्टिंग ए स्पेशल रिवीजन एट एनी टाइम विद रिकॉर्डेड रीजंस। फिर अगर कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस देखें एसआईआर का, तो आर्टिकल 324 आप जानते हैं इलेक्शन कमीशन का गठन भी इसी के तहत होता है। आर्टिकल 324 के अंदर, अनुच्छेद 324 के अंदर, जो कि इलेक्शन कमीशन को पावर देता है सुपरवाइज करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए किसको, प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल लॉज ऑन कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस। फिर अगर देखें आर्टिकल जो 326 है, ये गारंटी करता है यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज अलाउइंग सिटीजन जो 18 साल से ऊपर होते हैं उसको वोट देने के लिए, अगर वो डिस्क्वालीफाइड नहीं किसी भी लॉ के तहत, या कोई क्रिमिनल कन्विक्शन अगर नहीं हुआ, या अनसाउंड माइंड है, पागल है, या करप्शन में केस में फंसे हुए हैं, तो वो नहीं कर सकते हैं। बाकी सारे जो 18 साल से ऊपर एज के अबव है, जो वैलिडिटी है उनको, वैलिड जो सिटीजन है, तो वो आपको वोटिंग कर सकते हैं। तो ये जुडिशियल स्टैंड था जो कि यहाँ पर बताया गया है।
फिर अगला देखें यहाँ पर, तो जो मतलब बताया गया जो प्रीवियस जो इलेक्टोरल रोल्स आपको हुआ था, यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो प्रीवियस जो इलेक्टोरल रोल्स आपका यहाँ पर रिवीजन हुआ था, तो पहले भी बहुत बार हो चुका है। जैसे अब 1952 से 56 के बीच में हुआ था, 1957 में, 1961 में, 1965 में, 1966 में, 1983 से 84 में, फिर 1987 से 89 में, 1992 में, 1993, 1995, 2002 में, 2003 में, फिर 2004 में भी हुआ, अब जाके फिर हुआ। तो ये कभी भी आपसे पूछा जा सकता है कितना बार ये चीज हुआ था। इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री, बिहार में देखो तो लास्ट एसआईआर साल जो 2003 में आपको हुआ था। आर्टिकल 327 में देखें तो ये क्या करता है, पावर ऑफ पार्लियामेंट होता है जो प्रोविजंस बना सकता है इलेक्शंस को लेकर, लेजिस्लेचर का जो स्टेट लेजिस्लेचर का इलेक्शन होता है विधानसभा का, उससे रिलेटेड जितना भी प्रावधान होता है वो आपको प्रावधान किसके द्वारा यहाँ पर अधिनियम बनाया जा सकता है, आर्टिकल अनुच्छेद 327 के अंदर, किसके द्वारा, पार्लियामेंट, संसद के द्वारा। आर्टिकल जो अनुच्छेद 328 देखे तो ये क्या डील करता है, पावर ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ ए स्टेट टू मेक प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू इलेक्शन टू द सच लेजिस्लेचर। तो ये मतलब कि लेजिस्लेचर के साथ ये पावर होता है कि किसी तरह का इलेक्शन में कुछ मतलब कि नियम कानून कुछ आपको प्रोविजन ऐड कर सकती है, कुछ अधिनियम कुछ प्रावधान ऐड कर सकती है। ये जानकारी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर उसमें एसआईआर में दोस्तों इतना ही था। तो ये क्या एक इलेक्टोरल प्रोसेस है, मतलब इलेक्शन बूथ लेवल ऑफिसर्स के द्वारा इलेक्शन कमीशन के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है, घर घर जाकर वो पर्ची बांटती है, उस पर्ची पे आपको रेसिडेंस प्रूफ ये सब सारा चीज, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है वो सारा चीज, और नया कुछ नाम एडिशन होता है, कुछ डिलीशन होता है, कुछ मॉडिफिकेशन होता है। इलेक्शन कमीशन सभी लोग जानते हैं 324 के अंदर है, जो कि एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, ये 25 जनवरी 1950 में हुआ था। नेशनल वोटर्स डे के रूप में हम मनाते हैं 25 जनवरी 1950 को। ऑटोनोमस कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, यूनियन स्टेट और लोकसभा राज्यसभा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन करवाती है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जानते हैं पार्ट 15 में है, आर्टिकल 324 से 329 के अंदर है। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना, जो जानकारी आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो ये सब क्या इलेक्शन का कमीशन का क्या नहीं है वो चीज़ हम लोग यहाँ पर देख लिया, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं। फिर अगला जो हम यहाँ पर देखें दोस्तों, तो समय आई थिंक ज़्यादा हो गया है, समय की अगर बात करें तो कुछ और इंफॉर्मेशन है, किसमें बात करेंगे हम, स्पेशल इंटेंसिव डिवीजन में तो इतना ही है, इससे ज़्यादा जानकारी आपको याद नहीं रखना, पूछा जा सकता है स्पेशल इंटेंसिव डिवीजन के बारे में, ये क्या चीज़ है, इसके अंदर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको मांगा जा सकता है, नहीं मांगा जा सकता है, तो ये सब चीज़ आप ध्यान रख सकते हैं। फिर अगला देखें दोस्तों, तो दो टॉपिक हमारे पास और है, एक सरोगेसी एक्ट है और एआरटी है, जो भी बताया गया सरोगेसी और एआरटी। सरोगेसी केस क्या होता है दोस्तों, जैसे हम लोग बात करेंगे सरोगेसी पर, तो सरोगेसी होता है क्या, सबसे पहले आप जानकारी ये रखिएगा। सरोगेसी होता क्या है, तो सरोगेसी क्या होता है कि वोम्ब को, मतलब कि वोम्ब जो आप बोल सकते हैं या वोम्ब भी बोला जाता है, मतलब सरोगेसी में, तो कोख जिसको आप हिंदी में बोलते हैं, वो कोख मतलब किसी एक तरह से बोलते हैं भाड़ा पर लेना, मतलब एक रफ लैंग्वेज तो यूज नहीं करना चाहिए, मतलब एक किराए पर आप कोख ले रहे हैं, मतलब वोम ले रहे हैं। जैसे किसी महिला को या किसी पर जो पेरेंट्स है उसको किसी तरह का मतलब बायोलॉजिकल चाइल्ड अपना बच्चा नहीं हो रहा, तो वो क्या कर सकता है, आपको किसी जो अपने जो रिश्तेदार है उनको कहकर अपना जो गैमिट्स होता है, जो स्पर्म होता है, एग होता है, वो मतलब कि फर्टिलाइज करके फिर वम्ब में दूसरे के जो लेडीज होती है उसके वम्ब में डाला जाता है, फिर वहाँ पर बच्चा को पूरा पाला जाता है, जो बच्चा जो मतलब कि 9 महीने बाद फिर पैदा लेता है, तो फिर वो बच्चा को पेरेंट्स को सौंप दिया जाता है। तो ये पूरा खेला होता है सरोगेसी का, ये पूरा आपको जो पॉलिसी है इसके अंदर ये चीज़ बताया जाता है। इसको हम लोग समझेंगे सरोगेसी एक्ट के थ्रू, जो सरोगेसी हमारा एक्ट है, प्लस जो आप बात करेंगे यहाँ पर हम लोग एआरटी के बारे में, एआरटी के बारे में भी, जिसको हम असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी भी बोलते हैं, जो कि जैसे आईवीएफ हो गया, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन हो गया, जो आज के समय होता है ना, इंसेमिनेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ये सब भी क्या है, ये सब तहत जो एआरटी टेक्नोलॉजी के तहत भी ये सारा चीज़ किया जाता है। इसको भी एक पीडीएफ के माध्यम से समझेंगे, जो आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो पीडीएफ के माध्यम से बहुत चीज़ समझना दोस्तों आसान हो जाता है, इसको हम यहाँ पर समझ सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पर सरोगेसी एक्ट के तहत देखें यहाँ पर, तो सरोगेसी जो हमारा एक्ट है दोस्तों, देखिए यहाँ पर अभी क्या हुआ था कि मतलब एक यह केस हो गया था कि सुप्रीम कोर्ट में किसी फैमिली ने जाकर पिटीशन फाइल किया कि उन्होंने बोला कि सर मतलब ऑनरेबल कोर्ट को उन्होंने बोला कि उनके पास पहले से एक बच्चा है, तो वो चाह रहे हैं कि हम दूसरे बच्चा भी करें, तो वो सरोगेसी से करें, लेकिन गवर्नमेंट द्वारा ये नियम बनाया गया कि अगर आपके पास एक संतान है तो आप दूसरे संतान सरोगेसी से नहीं कर सकते हैं। तो ये बोला जा रहा है कि हमारा जो फंडामेंटल राइट्स है, हमारा जो मूल अधिकार है, वो क्या हो रहा है,
वायलेट हो रहा है, वो मूल अधिकार हमसे छीना जा रहा है। हमारा जो एक इंडिविजुअल राइट्स है, मतलब फैमिली को आगे बढ़ाने का या मतलब कि एक संतान पैदा करने का, वो चीज़ हमसे छीना जा रहा है। तो इसको लेकर अभी पिटीशन फाइल हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी बोला है कि हाँ हम इस चीज़ को देखेंगे, तो अभी जजमेंट बाद में दिया जाएगा, अभी इस पर रिव्यू चल रहा है। तो इसलिए ये सरोगेसी न्यूज़ में था, और ये बहुत से कारणों के कारण भी न्यूज़ में आपको आती है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है किसी चीज़ को लेकर। तो अगर हम बात करें यहाँ पर, तो सरोगेसी होता क्या है ये आपको समझना है। न्यूज़ में क्या था वो हमने देख लिया, तो सरोगेसी होता क्या है। सरोगेसी क्या है, एक अरेंजमेंट है वेयर वुमेन, जो महिला होती है, नोन एज द सरोगेट मदर, मदर उनको बोला जाता है, एग्रीज टू कैरी एंड डिलीवर अ बेबी फॉर अनदर इंडिविजुअल और कपल नोन एज द इंटेंडेड पेरेंट्स। जो मतलब पेरेंट्स होते हैं उनको कोख, मतलब उनका भाड़ा पर या बोल सकते किराए पर कोख लेती है, फिर उनमें उसमें बच्चा पैदा होता है, फिर वो बच्चा जब जन्म लेता है तो बच्चा को सौंप देती है जो उसके अपने पेरेंट्स होते हैं उसको। फिर अगर यहाँ पर देखें तो बहुत सारा ट्रेडिशनल सरोगेसी भी चलता था, जिसमें कि बोला जाता था कि जो फादर्स का स्पर्म होता था वो सरोगेट्स के एक के साथ ही फर्टिलाइज हो जाता था, जो कि इंडिया में अभी नहीं चलता है। फिर जेस्टेशनल सरोगेसी भी होता था, इसमें क्या होता था कि इम्ब्रियो को बाहर क्रिएट करके बायोलॉजिकली उसको पुट कर दिया जाता था, तब वो जाकर डेवलप होता था। तो ये सब सारा चीज़ आपको सरोगेसी में देखने को मिलेगा। फिर हमारे जो कंट्री में जो दोस्तों चलता है वो चलता है अल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी। कौन सा चीज़ चलता है? अल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी। तो स्लाइड विजिबल होगा। ये एक इंटरेस्टिंग मतलब कि टॉपिक है जो कि एग्जाम में पूछ दिया जाता है। तो जो हमारे देश में अल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी चलता है, अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, तो आप देखेंगे इसमें क्या होता है कि ये सरोगेसी अरेंजमेंट होता है जहां पर कि सरोगेट जो रिसीव फाइनेंशियल कंपनसेशन नहीं, अल्ट्रुइस्टिक में क्या हो गया कि मतलब आपको पैसा नहीं दिया जा रहा है, उसको कमर्शियल बोलते हैं। जो आपको पहले क्या होता था, कमर्शियल चलता था तो विदेश से भी लोग आते थे, आप जो मॉडल्स होते थे, जो मतलब आप जो काम कर रहे हैं, जो महिलाएं जो बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी है, गूगल वूगल में काम कर रही है, किसी तरह से कोई मॉडल बनना चाहती है, तो वो, क्योंकि क्या होता है कि आपका कैरियर का एक जब मतलब संतान होता है, जब बच्चा पैदा होता है, उस समय महिला का भी जो कैरियर ग्रोथ होता है, तो कैरियर ग्रोथ रुक रुक जाने के डर से क्या करती है वो लोग सरोगेट मदर खोजती थी। तो वो विदेश से भी बहुत सारे लोग आते थे। इस पर मूवी बना, मिमी मूवी, आप देखिएगा, मिमी मिमी करके आई थिंक नाम है मूवी का। तो उस मूवी में देखिए बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया है। तो वहां से वो लोग आते थे यहाँ पर पैसा देकर, और वो मतलब बहुत सारे सरोगेट का एक पूरा बिजनेस ही चल गया था, कमर्शियल सरोगेसी का, जिसको गवर्नमेंट ने क्या किया, बैन कर दिया। हाल फिलहाल में ही बैन ही हुआ था वो। तो ये क्या होता है इसमें कि फाइनेंशियल, ये अपने परिवार रिलेटिव से द्वारा किया जाता है, उसमें कोई फाइनेंशियल रीएम्बर्समेंट, कोई मेडिकल एक्सपेंसेज, ये सब सारा चीज़ आपको मेनली नहीं दिया जाता, लेकिन लोग तो देते हैं, अलग बात है, लेकिन इस तरह से आप वो कमर्शियल तरह से नहीं कर सकते हैं। तो प्राइमरी मोटिवेशन क्या होता है एल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी में, कि मतलब हेल्प करना किसी भी इंडिविजुअल को, कपल को, कि उसका एक मतलब जो सपना होता है हमारे संतान पैदा करने का, या बोल सकते हैं हमारे संतान होने का या बच्चा रखने का, तो उसको यहाँ पर क्या किया जाता है, सपना को पूरा किया जाता है। कमर्शियल सरोगेसी देखे तो ये आपको बैन कर दिया इंडिया में, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। ये मतलब कि पैसा देकर इसको मतलब कि बच्चा को लिया जाता था। अब देखिए जो सरोगेसी का जो रेगुलेशन एक्ट है, तो ये इतना ज़्यादा जानकारी आपको याद तो नहीं रखना है, फिर भी कुछ कुछ चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे अगर हम बात करेंगे सरोगेटी परमिसिबिलिटी के बारे में या एज के बारे में, तो क्या होता है जो वाइफ का जो एज है, जो सरोगेटी जो करना चाहती है, कपल्स का जो मतलब शादी कम से कम 5 साल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप आपने पहला साल शादी किया, दूसरा साल में आप सरोगेट मदर खोज रहे हैं या मतलब बच्चा सरोगेसी करना चाहते हैं, वो चीज़ नहीं हो सकता। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो इसमें 25 से 50 साल आपको मतलब वाइफ का एज होना चाहिए, तभी जाके वो सरोगेसी के लिए आपको अप्लाई कर सकती है। हस्बैंड का 26 से 55 साल के बीच में होना चाहिए। कपल के पास देखे कोई भी लिविंग चाइल्ड नहीं होना चाहिए, बायोलॉजिकल या अडॉप्टेड या थ्रो सरोगेसी पहले से अगर बच्चा है तो नहीं कर सकती है। वो एक एक्सेप्शन है कि अगर चाइल्ड किसी तरह से डिसेबल्ड हो गया, लाइफ थ्रेटनिंग उसको डिजीज है, डिसऑर्डर है, रेयर डिजीज है, जो कि ठीक नहीं किया जा सकता। सरोगेट मदर का क्राइटेरिया देखे तो 25 से 35 साल उसका उम्र होना चाहिए, तभी जाकर वो सरोगेट मदर बन सकती है। और ये सरोगेट अपने लाइफ में सिर्फ एक ही बार कर सकती है। सरोगेट मदर मस्ट भी एक क्लोज रिलेटिव होना चाहिए कपल का, वो एक मैरिड वुमेन होनी चाहिए विद एटलीस्ट 1 चाइल्ड ऑफ हर, पहले से उसका एक बच्चा होना चाहिए, तभी जाकर वो कर सकती है। तो ये सब पूरा नियम है जो आपको पूछा जा सकता है। पेरेंटल स्टेटस देखें तो बर्थ में क्या होगा, लीगली नहीं करना है, बायोलॉजिकल चाइल्ड आपको इंटेंडेड जो कपल है उसके पास चल जाएगा। एबॉर्शन ऑफ द फीटस रिक्वायर्ड कंसेंट बोथ द सरोगेट मदर, और किसी तरह का अगर एबॉर्शन करवाना है, अगर बच्चे नहीं लेना है, तो फिर आपको दोनों का कंसेंट चाहिए, जो माँ बाप हैं उसका भी और जो सरोगेट मदर है उसका भी, जो कि मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी एक्ट के तहत आपको आता है। तो ये सारी जानकारी आपको क्या करना है, यहाँ पर ध्यान रखना है। तो ये हमारा किसके बारे में था, सरोगेसी एक्ट के बारे में था, जो कि आपको यहाँ पर कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया जाता है। इससे रिलेटेड कि कितना एज दिया गया है, क्या इसके अंदर एक्ट है नहीं है, ये सब सारा चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखेंगे।
तो दोस्तों ये हमारा आज का टॉपिक था जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया, किससे रिलेटेड, करंट अफेयर्स रिलेटेड, जो हम लोग यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे आगे क्लास में। यहाँ आज का क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ स्काई एकेडमी, हम लोग इस तरह का कोर्स लेकर आएंगे और आप लोगों के साथ सारा इन्फॉर्मेशन साझा करेंगे। तो जो भी जानकारी आपको चाहिए या किसी तरह का कुछ नया इन्फॉर्मेशन चाहे उसको डिटेल में समझना है तो उस पर हम लोग भी वीडियो लेक्चर लेकर आएंगे। आप जरूर कमेंट में बताएं, किसी तरह का कोई ऐसा नहीं कि आप जो बताएंगे हम लोग नहीं उस चीज़ को करेंगे। तो आप बेझिझक उस चीज़ को बता सकते हैं, जो डाउट है वो आप पूछ सकते हैं। हमारे ऑफलाइन सेंटर पर आइए, टेस्ट सीरीज सारा चीज़ यहाँ पर आपको बताया जाता है, पढ़ाया जाता है, प्लस आप टेस्ट सीरीज यहाँ दे सकते हैं जो कि बहुत ही अफोर्डेबल रेट में। अभी तो कुछ पैसा ही नहीं लग रहा, आप आइए, यहाँ पर जो माहौल है वो आपको पूरा एग्जाम का माहौल मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, आज का क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।